व्हाट आर द वेरियस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये F.W. टेलर ने दिया था, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, एंड ही आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो हम देखते हैं उन्होंने क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक दिया था। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग है और टेक्निक अलग है। सो हम यहाँ टेक्निक पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सो पहला पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सो क्या बोल रहे हैं ये कि हम स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट कर देना। It refers to the process of setting standard for every business activity. Standard of processes, raw material, time, machinery method और and working condition. जैसे for example Apple जो है is the world famous brand because customer is buying Apple brand as they are assured of standard quality. देखो Apple brand जो है standard quality है, हर चीज़ standard होता है। सो स्टैंडर्ड सेट करना इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। और दूसरी बात है सिंप्लीफिकेशन। हम जब भी अपने वर्कर को कुछ भी समझाते हैं तो इट शुड बी इन ए सिंपल वे। सिंप्लीफिकेशन मतलब कोई भी काम को आसान तरीके में समझाना जिससे कि वर्कर आसानी से समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। अगर हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल नॉट गो टू द वर्कर और वर्कर विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेसेस ऑफ डूइंग समथिंग एंड दे मे मेक मिस्टेक इन दैट। ठीक है। सो मेंटल स्टडी दूसरा पॉइंट है, दूसरा टेक्निक है यहाँ पे। और उस टेक्निक में हम बात करते हैं कि किस क्या मेथड अप्लाई होना चाहिए। तो वेरियस मेथड, वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव मेनी मेथड टू परफॉर्म। और हमें उसमें से सबसे बेस्ट तरीका ढूंढना है और उसी को बोलते हैं मेथड स्टडी। जैसे मान लो कि आपको कोई कोटेशन इनवाइट करना है तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कोटेशन इनवाइट करने का। एक तो ई टेंडरिंग हो सकता है, कोटेशन इज इन ए सील्ड एनवेलप। कंडक्टिंग ओपन मीटिंग भी हो सकता है विद ऑल सप्लायर्स। लेकिन अगर मान लो हम ई टेंडरिंग के थ्रू जाते हैं कोटेशन तो वो ज़्यादा आसान होता है और एक तरह से इसमें हम देखते हैं कि आपका टाइम भी कम लगता है और इवन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होता है। तो इसलिए हमें वी शुड गो फॉर ई टेंडरिंग। सो एम ऑफ मेथड स्टडी टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो इसमें एक और चीज़ बताया हुआ कि फॉर एग्जांपल फॉर हैंडलिंग द कस्टमर कंप्लेन इंस्टेड ऑफ टेली कॉलिंग मेनी कंपनीज आर प्रोवाइडिंग ऐप दे रहे हैं और उस ऐप में अपना कंप्लेन लॉन्च कर दो और फाइनली उन लोग आप तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये ज़्यादा आसान है अपना कंप्लेन को लॉन्च करना ऐप के ऊपर, ना कि थ्रू कस्टमर केयर के थ्रू। ठीक है। सो अब इस तरह से हम इसको बोलते हैं आपका ये है आपका हमने जो अभी पढ़ा ये मेथड स्टडी है। ठीक है। सो द एम ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब एंड जिससे कि कॉस्ट मिनिमाइज हो सके और मैक्सिमम क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। ठीक है। सो राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जब से रॉ मटेरियल आता है और फाइनल प्रोडक्ट नहीं तैयार हो जाता है, डिलीवर नहीं होता है, हर जगह हम मेथड स्टडी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। मोशन स्टडी नेक्स्ट है। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सेटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग द जॉब। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमें पता नहीं होता है कितने समय में क्या करना है क्या नहीं करना है तो हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं उसमें। और तीन तरह के मोशन होते हैं। प्रोडक्टिव मोशन मान लो कि जो जरूरी है, बिना इसके जॉब परफॉर्म नहीं हो सकता। अनप्रोडक्टिव मोशन है जिसमें कि अननेसेसरी एक्टिविटीज होते हैं जैसे जॉब परफॉर्मेंस के लिए। और तीसरा इंसिडेंटल मोशन related to activity required for discharging the job like taking signature of customer while delivering product। ये सारे इन्सिडेंटल मोशन है। तो मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वाइल डूइंग वर्क हम टाइम वेस्ट ना करें कोई चीज़ पे। और दूसरी बात है कि अननेसेसरी मोशन को हम कम कंट्रोल करें, कम करें और ज़्यादातर जो एक्टिव मोशन हो वो प्रोडक्टिव मोशन हो जिससे कि वर्क जो है एफिशिएंटली और लेस टाइम में हो सके। ठीक है। टाइम स्टडी होता है नेक्स्ट। टाइम स्टडी मतलब यहाँ पे हम एक टाइम डिटरमाइन करते हैं कि कितने कब तक ये जॉब कंप्लीट होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज मेजर्ड, हर एक पार्ट को हम मेजर करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हर एक पार्ट कितने समय में होगा और उसके बाद एज ए होल कितना टाइम लग रहा है। सो मान लो कि शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, देयर आर 3 डिपार्टमेंट कटिंग फॉर स्टिचिंग और डिपार्टमेंट हो गया और अदर एक्टिविटी लाइक प्रेसिंग, पैकेजिंग। सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए शर्ट 20 मिनट्स रिक्वायर है इन द डिपार्टमेंट दैट इज़ वन में। और कटिंग के लिए 15 मिनट जो है वो चाहिए आपको
सेकेंड में दैट इज स्टिचिंग में, और 10 मिनट्स चाहिए आपको थर्ड में पैकेजिंग, प्रेसिंग एंड ये सब में। सो इस तरह से हम देखते हैं 10 मिनट आपको 10 आई मीन पहला जो है आपको 20 मिनट्स, 30, 35 और 45 मिनट्स लग रहा है। तो एक शर्ट बनाने में 45 मिनट लग रहा है। और हम इसमें यहाँ ये जानने की क्या ज़रूरत है कि कहीं कहीं ज़्यादा कहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है। अगर वहाँ पे लग रहा है तो हम उसको करेक्ट करना है, उसको कंट्रोल करना है, जिससे कि जो काम है वो टाइम पे हो जाए। अगर टाइम पे काम होता है तो ऑटोमेटिकली इसको हम इफेक्टिवनेस बोलते हैं, और बिना वेस्टेज रिसोर्सेज के यहाँ पे हो रहा है। अगर मान लो हम ज़्यादा टाइम लेते हैं, ज़्यादा वर्क का जरूरत पड़ता है और ज़्यादा वेजेस देना पड़ता है, तो इट विल लीड टू लॉस ऑफ द कंपनी। सो हमें कोई भी चीज़ को टाइम पे करना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या हमें बेस्ट तरीका है, बेस्ट समय पे काम करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। फॉर एग्जांपल ठीक है, ये है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास कि टाइम स्टडी हमने समझा इसमें कि कोई भी काम को सही समय पे करना, जिससे कि ज़्यादा वेस्टेज ना हो। फैटीग स्टडी क्या होता है कि जनरली जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें हमें ब्रेक चाहिए होता है, और ये फैटीग स्टडी यही पता लगाता है कि कितने समय के बाद हमें ब्रेक मिलना चाहिए। क्योंकि हम अगर मान लो कोई एक लेबर को हम सुबह 10 बजे से 6 बजे शाम तक काम कराते हैं, तो शायद 2-3 घंटे काम करने के बाद उसका जो वो आई मीन मेंटली या फिजिकली थक जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसका जो एफिशिएंसी है धीरे धीरे कम होते जाएगा। लेकिन क्या यही फैटीग स्टडी का यही मतलब होता है कि ये जानना कि कितने समय के बाद ब्रेक मिलना चाहिए वर्कर्स को, जिससे कि वो उस ब्रेक के बाद फिर से अगर काम करता है तो उसी एफिशिएंसी से काम कर सके। और इससे क्या होता है कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होता है, और एफिशिएंट मैनर में वर्कर काम करते हैं। तो इसी को बोलते हैं टाइम फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी मतलब होता है कि ये हम मान के चलते हैं कि हम जब कंटिन्यूसली काम करते हैं तो थक जाते हैं, और थकने के बाद हमें ब्रेक मिलना चाहिए। अब यही ये स्टडी ये बताता है कितने समय के बाद ब्रेक मिलना चाहिए, जिसके बाद वर्कर जो है फुल एफिशिएंसी में काम कर सके। मान लो कि 2 घंटे के बाद ब्रेक मिले तो फिर से अच्छे से काम कर सके, फिर 2 घंटे के बाद ब्रेक मिले उसे। तो इस तरह से ये फैटीग स्टडी होता है कि ये जानना कि कितने समय बाद ब्रेक मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि उसका नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट। ठीक है, टोटल वर्किंग आवर, वर्किंग कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ को हम ध्यान में रख के रेस्ट को डिसाइड करते हैं। मान लो जनरली 1 लंच ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स टू 1 आवर और 2 टी ब्रेक्स आर प्रोवाइडेड टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह मिलता है। और ये सारे टाइम स्टडी हो गया आपका, मेथड स्टडी हो गया, मोशन स्टडी हो गया, फैटिग स्टडी, इन चारों को पुट टुगेदर इज कॉल्ड वर्क स्टडी। ठीक है, सो वर्क स्टडी में हमें अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज वर्क स्टडी, तो देन यू हैव टू राइट ऑल द 4: टाइम एडजस्ट करना, मेथड स्टडी एडजस्ट करना, मोशन और फैटिग स्टडी। ठीक है, और फिर हमारे पास नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। देखो डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम मतलब क्या होता है कि अगर हम मान लो कि हमने टेलर वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, सो ही इंट्रोड्यूस डिफरेंट रेट वेज पेमेंट। क्या है कि इसमें ये बोलते हैं कि अगर मान लो वर्कर हैं और 10 वर्कर काम कर रहे हैं उसमें से, और हमें पता है कि हर वर्कर 10 बना सकता है एवरी डे। ठीक है, 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है एवरी डे। ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। अगर मान लो कोई उस स्टैंडर्ड पे नहीं आते हैं, जो 10 अगर और 10 प्रोड्यूस करते हैं तो एवरी डे ही विल पे 200 रुपीज़। अगर ये हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है कि 10 अगर वर्कर, एक वर्कर 10 बनाता है तो हम उसे 200 रुपीज़ देंगे। लेकिन मान लो कोई वर्कर कम बनाता है तो ही शुड बी पेड लेस देन 200 रुपीज़। अगर कोई वर्कर जितना उन्हें टारगेट दिया वो उतना बनाते हैं तो उन्हें 200 मिलना चाहिए, और जो ज़्यादा बनाते हैं ही शुड बी रेन्यूमरेटेड मोर, उसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क। अब इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो लोग कम बना रहे हैं, जब देखेंगे कि जो लोग ज़्यादा बना रहे हैं उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो दे विल ऑल्सो एनकरेज टू प्रोड्यूस मोर। इस तरह से इनएफिशिएंट वर्कर को हम एफिशिएंट बना सकते हैं थ्रू डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम में। सो ये एग्जाम्पल दिया वहाँ पे। नेक्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। देखो टेलर का ये मानना है कि एक फोरमैन यानी कि जो सबसे लोएस्ट लेवल पे जो मैनेजर होते हैं, जो एक्चुअल वर्क को देखते हैं, उनको लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर है बट हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। ये हमेशा क्वेश्चन आया था, ये स्टेटमेंट दे के बोलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। इसको ध्यान रखना कि जो फोरमैन होते हैं वो लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर होते हैं, लेकिन हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। क्यों हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर? काम यहीं पे होता है और इनके देख रेख में होता है। अगर ये ढंग से देख रेख नहीं करें तो एक्चुअल जो काम है वो फाइनली हो नहीं पाएगा। सो हम जितने भी प्लानिंग कर ले, जितने भी हायर लेवल पे
चीज़ को सिस्टमेटिकली डेवलप कर ले, लेकिन जब तक ये एक्चुअली ऑपरेट नहीं होगा एट द ग्राउंड लेवल जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, तो शायद हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाए। इसलिए इसको बोलता है लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। ठीक है। अब दूसरी बात है कि जो टेलर का ये मानना है कि एक सुपरवाइजर के अंडर 8 क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन 8 क्वालिटी किसी एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इस चीज़ को देखो 2 पार्ट में बांट रखा है। यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर। सो उनका मानना है कि एक फैक्ट्री मैनेजर के पास तो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, रूट क्लर्क होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, टाइम कॉस्ट मैनेजमेंट होता, डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, टाइम बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ एक इंडिविजुअल में नहीं पाता, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर को 2 पार्ट में, वर्क को 2 पार्ट में बांट दिया। एक तो प्लानिंग हो गया, दूसरा प्रोडक्शन हो गया। और प्लानिंग के लिए इसमें ये बताया गया कि एक फैक्ट्री मैनेजर के अंदर ये 8 क्वालिटी होना चाहिए, जो कि एक इंडिविजुअल में नहीं पा सकता। इसलिए टेलर ने उसको 2 पार्ट में बांट दिया है, प्लानिंग और प्रोडक्शन वर्क। और प्लानिंग के अंदर ये 4 एक्टिविटीज आते हैं, और प्रोडक्शन के अंदर ये 4 एट द लोअर लेवल। सो यही है आई मीन टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।